हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया हूं। यह नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास है। यदि आप छत्तीसगढ़ नर्सिंग के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो आपको परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और इसमें आपको अलग अलग प्रकार के सवाल आपको दिए जाएंगे और उसको आपको देख कर आंसर समझना है, पढ़ना है। तो यदि आपने फॉर्म भर दिए हैं तो आपका जून में एग्ज़ाम होता है और यह आपका जो है 1 मंथ का टाइम बचा है। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और लगातार क्लासेस को देखते रहिए और भी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और इसमें से जितने भी आपको क्वेरीज अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि यह सवाल आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यह नर्सिंग एप्टीट्यूड से हमेशा क्वेश्चन आती है। इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले साल के पेपर को देख सकते हैं जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंकिंग होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। आपको इस प्रकार से आपको सभी सवालों को देखना है। चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक नर्स 6 रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। एक मरीज की देखभाल कर रही है। उसके पैरों और उंगलियों में तेज धड़कने मतलब धड़कने या फिर जलन हो रहा है। साथ साथ स्पर्श करने पर अत्यधिक संवेदनशील की शिकायत होती है। यहाँ पर बोल रहा है नर्स समझती है कि यह लक्षण पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हैं। मेडिकल नोट पढ़ने के बाद नर्स समझ जाती है कि यह लक्षण डैश के हैं। तो जो भी रोग है यहाँ पर इस सवाल में मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके पास 2-3 सेकंड होगा। आप सवाल अगर जानते हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर लिखें ज़रूर। यह सवाल आपके लिए समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका आइसोनियाज़िड। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जिसका ये आंसर था उनका ये सही है। ठीक है, आइसोनियाज़िड यह करेक्ट होगा। क्षय रोग क्या होता है? यह एक जैसे फैलने वाला रोग होता है। यह संचारी रोग के नाम से जानते हैं जिसमें यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला नामक जो होता है सूक्ष्मजीवी, इसके कारण फेफड़े को इफेक्ट करता है। ठीक है, जानते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आइसोनियाज़िड हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सवाल दिया है, देखिए निम्नलिखित में से क्या शल्य चिकित्सा सुरक्षा चेकलिस्ट में शामिल नहीं है? यहाँ पर शल्य चिकित्सा को पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से पढ़िए आप लोग। यहाँ पर रोगी के नाम और की जाने वाली प्रक्रिया के साथ सत्यापित यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है करेक्टली। ऑप्शन देखिए सभी लोग। रोगी के नाम और की जाने वाली प्रक्रिया के साथ सत्यापित, एलर्जी का जांच, औषधियों की जांच, परामर्श। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है रोगी का नाम ये आपका शामिल हो सकता है। की जाने वाली प्रक्रिया के साथ सत्यापित ये आपका शामिल है। यहाँ पर एलर्जी की जाँच भी शामिल है, औषधि की जाँच भी शामिल यहाँ पर है। यहाँ पर परामर्श जो है यह शामिल नहीं है। शल्य चिकित्सा के दौरान हम किसी को परामर्श मतलब डॉक्टर को नहीं दे सकते। ठीक है, परामर्श यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होता है। इस प्रकार के नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ चुका है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एप्टीट्यूड चीज़ें इससे पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर काउंसलिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चेक लिस्ट सभी लोग जानते हैं। चेक लिस्ट क्या होता है? तो चेक लिस्ट जिसे जांच सूची बोलते हैं। ठीक है, जांच सूची इसमें 3 चीज़ होता है, जैसे साइन इन होता है, टाइम आउट या फिर साइन आउट, 2 चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, साइन इन बोलते हैं। साइन इन के दौरान क्या होता है कि जो रोगी है उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। टाइम आउट को बोला जाता है जहाँ पर त्वचा पर चीरा लगाते हैं। टाइम आउट को त्वचा पर चीरा लगाते हैं। और लास्ट में साइन आउट होता है जिसमें क्या होता है रोगी को शल्य जो कक्ष होता है उससे छोड़ने का टाइमिंग को बोला जाता है, साइन आउट बोला जाता है।
तो ये 3 चीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर समझ गए, ये आपका परामर्श करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, विशेष स्तनपान शिशु को कब तक कराया जाता है? तो यह आंसर सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका 6 मंथ, एज यू नो, जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपका 6 मंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आसान है, करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं? बच्चे को अतिरिक्त पूरक आहार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, पूरक आहार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो यह भी आसान है। यहाँ पर आप जानते हैं कि पूरक आहार 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सेकंड लॉ हो जाता है। इसे 6 महीने बाद स्तनपान के साथ शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसके अंतर्गत मसले हुए आलू, उबले चावल, नरम दाल, चावल, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें तीव्र 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अंतः प्रवाह के लिए 4 कैनुला का आकार कितना होता है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। और यह जो होता है सीरा में जैसे दवाई देते हैं, कैनुला जो लगाते हैं, कैनुला को हिंदी से कहते हैं प्रवेशनी प्रवेशन। याद रखिएगा, प्रवेशनी प्रिवेशन, कैनुला कैनुलेशन, जैसा कैनुलेशन बोलते हैं ऐसे कहते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 16 गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 16 गेज करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कलर दिखाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं सभी कैनुला के लिए। जैसे येलो के लिए यहाँ पर 24 गेज होता है, और उसी प्रकार से 16 के लिए यहाँ पर जो होता है ग्रे रंग का होता है। तो सवाल को एक बार देख लीजिए सभी लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें से आप हमेशा याद रखिएगा। इस सवाल को बदल कर भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा आप इस सवाल को याद रखिए, इसको देखते रहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कैनुला होते हैं जिनके कलर भी अलग होते हैं। ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, जिसमें अलग अलग गेज होता है। जैसा मैंने येलो के लिए बताया 24 गेज, 22 गेज होता है, ब्लू होता है कलर। और इसमें से प्रवाहित होने की दर जो होती है उसको भी आपको याद रखना होगा। जैसे 16 गेज में यहाँ पर प्रवाहित जो होता है वो आपका कितना होता है 236, इतना मिली मिनट में होता है। ml प्रति मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, ml प्रति मिनट की दर से यहाँ पर प्रवाहित होता है। यह ग्रे रंग का होता है। इससे और बड़ा होता है जो होता है ऑरेंज कलर का, जिसमें 14 गेज का होता है, 14 गेज का होता है, और उसमें 270 ml प्रति मिनट प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार के इस सवाल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सवाल क्या दिया है? ट्राइएज प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? विच इज़ नॉट इंक्लूड इन ट्राइएज सिस्टम। ट्राइएज शब्द का क्या होता है? जैसे कोई रोगी है उसको हॉस्पिटल में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पर लाल, पीला, हरा, नीला यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो लाल होता है वो आपातकाल की स्थिति में मरीजों को संकेत करने के लिए, पहचानने के लिए ट्राइएज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाल कलर में है तो आपातकालीन है वो, ठीक है, आपातकालीन हम बोलेंगे उसको, आपातकाल। पीला है तो आपातकाल में भर्ती होने की आवश्यकता है, भर्ती होने की आवश्यकता है आपातकाल में, यहाँ पर ही बोलेंगे। हरा है तो हरा यहाँ पर क्या होता है? तो ये प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ पर प्राथमिक हो गया, प्राथमिक उपचार। उसी प्रकार से काला होता है तो काला क्या होता है? मृत्यु के लिए होता है,
ठीक है, जो काला पहनाते हैं, काला रंग का होता है, इंडिकेट करते हैं उनको। तो यह एक प्रणाली होता है जिसके अंतर्गत पेशेंट जो भी मरीज होते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नीला यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, नीला शामिल नहीं है यहाँ पर, आपका नीला करेक्ट आंसर हो जाता है, ब्लू इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सवाल दिया है जिसमें भारत ने कोवैक्सीन के साथ कोविड-19 टीकाकरण कब शुरू किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह सवाल पूछा जा सकता है तो इसे आप याद रखिएगा, इसको मेंशन कर लिया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है 16 जनवरी होगा। तो 16 जनवरी यहाँ पर आपका 2021 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस जैसा आप जानते हैं कि बहुत लोगों ने जान लिया, बहुत लोगों की जान ली, और प्लस ने और इसमें श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, कम समय में फेफड़े को क्षति पहुंचाता है। तो यह क्या है, सारस कुल का संबंधित है, मतलब सारस SARS, ठीक है, इससे संबंधित है ये। तो यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 16 जनवरी 2021 हो जाता है। ठीक है, यह भी सवाल आ सकता है जिसके अंतर्गत, यह सवाल पूछा जा सकता है जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस को लिया गया है। यहाँ पर भारत में 100 करोड़ का टीकाकरण, जिसमें कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड दोनों को मिलाकर कब पूरा हुआ था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 100 करोड़ का टीकाकरण कब पूरा हुआ था। जैसा हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि यहाँ पर आपका जो है 21 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर को यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हुआ था, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस कम समय में बहुत सारा, मतलब एक महामारी के रूप में आया था, जिसके अंतर्गत कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करके 100 करोड़ का टीकाकरण पूरा किया गया है 21 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। और इसमें खर्चा कितना आया, तो इसमें 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह जनरल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसमें से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना रहता है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना रहता है। तो मैं यहाँ पर दोनों फार्मूला बताता हूँ ताकि आप उसको याद रख सकें, जिसमें से आप इसमें हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 38.6 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, मतलब परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट चेंज करने के लिए यहाँ पर जैसे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, हमें अगर सेंटीग्रेड निकालना है तो यहाँ पर हमका सेंटीग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट, जितना ही मान दिया है फ़ारेनहाइट यहाँ पर लिख देना है, -32 यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर इंटू करके 5/9 से यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 9 से भाग देना है। तो यह कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो यहाँ पर F करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर आपका सेल्सियस का मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और यह जस्ट अपोजिट आ जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कोष्टक बंद हो गया, +32 ये रहेगा। तो ये जो हो गया आपका फ़ारेनहाइट का, और ये जो है सेंटीग्रेड निकालने का। ये दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, तभी आप जो है परीक्षा में इसको, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसको आप बना सकते हैं। मतलब यह तापमान को परिवर्तित करने का एक मानकीकृत, मतलब तापमान को परिवर्तित करने का एक फार्मूला है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो माप दर्शाने के लिए है, इसे से इस्तेमाल करते हैं। C को यहाँ पर बोलते हैं सेंटीग्रेड, F को यहाँ पर फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे हम यहाँ पर हल करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके आप देखेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा वो आपका 101.48 यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इसको निकाल के देखें, करके देखें, राइट आंसर आपका यही निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सीख जाइए सभी लोग करने, तभी आप एग्ज़ाम में जो भी सवाल इससे बनेगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दिया हुआ है, इसको आप बनाने का प्रयास करें।
प्लाज्मा में सोडियम की सांद्रता कितनी होती है। देखिए ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे तभी हम इससे रिलेटेड सवाल इसको बन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब हम सोडियम के जो भी जैसा जानते हैं कि सोडियम जो है धनायन यहाँ पर प्रवाहित करता है। ठीक है, ये धनायन इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर धनायन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 130 से 145 के बीच होता है। इट मीन्स यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 130 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपका 145 लिखा हुआ आ रहा है तो भी आपका जो है इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों आ रहा है तो आप 130 को ही टिक मारिएगा। क्लियर है, 130 MEQL यहाँ पर दिया हुआ है, इसके होता है मतलब ये होता है। ठीक है, जब सोडियम स्तर पर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो है इससे कम होता है। अगर इससे कम होता है, अगर हम देखते हैं, देखिए 130 दिया हुआ है, अगर इससे कम होता है तो हम उसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। अगर 145 से अधिक होता है तो उसे हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, मतलब अधिक, हाइपर। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया के दौरान हमें बेचैनी, थकान होने लगता है, हाइपर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए 145 से अगर ऊपर जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, और 130 से नीचे जाता है तो यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। क्लियर है सभी को, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाता है। सो उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार के अगर प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में साथ, और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसे स्टेटस लगा दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।